चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर रावल एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद। हेल्थ पार्टनर एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी फरीदाबाद। एग्रीकल्चर पार्टनर एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड फरीदाबाद। इंडस्ट्री पार्टनर IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद। इंडस्ट्री पार्टनर अल्फा अभिरुचि ग्रुप फरीदाबाद और FCI फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। पार्टनर JB नॉलेज पार्क फरीदाबाद। सरूरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन। प्रिंट पार्टनर आज समाज। डिजिटल पार्टनर indianews.haryana.com। वेन्यू पार्टनर मिलन वाटिका सेक्टर 11 फरीदाबाद। अमित गुप्ता से आग्रह करूंगा आप मंच पर आइए। जोरदार तालियों के साथ अमित गुप्ता जी का स्वागत करिए। साथ ही हमारे साथ श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से VC होंगे राज नेहरू। राज नेहरू जी, आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आएं। जोरदार तालियों के साथ राज नेहरू जी का स्वागत करिए। हमारे साथ IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन फरीदाबाद से प्रेसिडेंट होंगे प्रमोद राणा। राणा साहब, आपसे आग्रह करूंगा मंच पर आइए। जोरदार तालियों के साथ प्रमोद राणा जी का स्वागत करिए। और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी रितु तोमर। रितु, ओवर टू यू। आप तीनों का बहुत स्वागत है शाइनिंग फरीदाबाद में। और अब हम चर्चा करेंगे शिक्षा क्षेत्र को लेकर और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी को लेकर। खासकर हम यहाँ पर बात करेंगे स्किल यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि जाहिर है कि सरकार की तरफ से अगर हरियाणा में हम देखें तो ये पहली स्किल यूनिवर्सिटी है जिसको लेकर काम किया गया। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए राज नेहरू जी मौजूद हैं। राज नेहरू जी, मेरा सवाल पहला आपसे ही है। स्किल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जाहिर है कि सरकार लगातार स्किल को लेकर काफ़ी जोर दे रही है और काफ़ी काम भी कर रही है। लगातार बात की जाती है रोज़गार को लेकर, युवाओं को लेकर। लेकिन इस स्किल यूनिवर्सिटी को अगर हम देखें, ये पहली यूनिवर्सिटी तो है प्रदेश में, लेकिन किस तरह से योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, और क्या काम हो रहा है और आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, यूनिवर्सिटी भारत की पहली कौशल यूनिवर्सिटी है जिसने एक नया दृष्टिकोण हमारे समक्ष लाया है कि किस प्रकार से शिक्षा को रोज़गार के साथ जोड़ना चाहिए। हमारी पारंपरिक शिक्षा के मॉडल में शिक्षा को नॉलेज इंटेंसिव बनाया गया है, परंतु विश्वविद्यालय जो कौशल विश्वविद्यालय है, इसने नॉलेज को कैसे एप्लीकेशन ओरिएंटेड बनाना है उसके ऊपर बड़ा गहरा काम किया है। और सबसे पहले इस विश्वविद्यालय ने क्या किया, जिस प्रकार के भी कार्यक्रम, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, चाहे वो डिप्लोमा है, चाहे वो डिग्री है, चाहे वो मास्टर्स प्रोग्राम है, या चाहे वो एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, सारे कार्यक्रमों में उद्योग को अपने साथ जोड़ा है। आज इस विश्वविद्यालय में कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम अगर आप देखेंगे जो बच्चे अटेंड करने के लिए आते हैं, वो सारे कार्यक्रम वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, एक ड्यूअल मॉडल के अंतर्गत चलाए जाते हैं। तो भारत में इस प्रकार की पद्धति, जिसको वर्क इंटीग्रेटेड एजुकेशन हम बोलते हैं, जो बहुत सारे लोग जब कभी समझते हैं तो जर्मन मॉडल उसको बोला जाता था, हमने उसी कल्पना को एक नए स्वरूप में, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री के साथ अलाइन होकर उस वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल की कल्पना की है। इसका परिणाम ये निकला कि जो बच्चे आज इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ उद्योग में काम भी करते हैं। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ कमाई के साधन उनको शुरू से ही मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो पढ़ाई करते हैं और साथ में उद्योग में उनको काम करना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, तो उस काम का पारितोषिक उनको स्टाइफन के रूप में मिलता है, जिससे जब वो अपनी 2 साल, 3 साल, 1 साल या 6 महीने की पढ़ाई करते हैं और उस 6 महीने या 1 साल की पढ़ाई में आधा समय उद्योग में लगाते हैं, तो उन्हें हर माह कुछ कमाने को भी मिलता है। तो जिस कारण से ये पढ़ाई और कमाई दोनों को जोड़ता है, और जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं वो उद्योग के काम के लिए बिल्कुल तैयार हो गए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जॉब रेडी। और उसका परिणाम ये निकलता है कि हमारे
बच्चे जो इन विश्वविद्यालय से बाहर पढ़ के निकलते हैं वो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट मार्केट के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए परिपूर्ण होते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है जो स्किल यूनिवर्सिटी और एक जनरल कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी की डिफरेंस में देखा जाता है। ठीक है। अमित जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा क्योंकि आप प्रमोटर और फाउंडर हैं जेबी नॉलेज पार्क के। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद में हायर एजुकेशन की तरफ कितना रुझान है फरीदाबाद का? देखिए, एक टाइम था जब फरीदाबाद में स्टूडेंट आना पसंद करते थे और यहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे एडमिशन्स हुआ करते थे, पर आजकल कई कारणों से ये जो नए शहर आ गए हैं, ग्रेटर नोएडा और नोएडा, लोग बच्चे यहाँ जाना पसंद करने लग गए हैं, जबकि हम बिल्कुल दिल्ली से लगे हुए हैं, फिर भी बच्चों की प्रेफरेंस कम है आजकल फरीदाबाद आने की। तो ये थोड़ा सा मतलब चिंता का विषय है कि फरीदाबाद में बच्चे कम होते जा रहे हैं। अचानक से कम होने लगे हैं? अचानक से नहीं, धीरे धीरे ही है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कारण क्या है इसका? रीज़न क्या है? रीज़न एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, दूसरा जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं वो एजुकेशन, जैसे ग्रेटर नोएडा में उन्होंने नॉलेज पार्क बना दिया, पूरा एक सेंट्रल हब बना दिया, तो बच्चे को एक ही जगह इतनी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो बच्चा वहाँ जाना पसंद करता है। तो और दूसरा फरीदाबाद में बीच में कनेक्टिविटी इश्यूज़ थे, अब तो खैर मेट्रो वगैरह सब कुछ आ गई है, बट एक बार जब फ्लो चला जाता है ना वहाँ, उसको वापस लाना थोड़ा मुश्किल रहता है, जिसकी हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे कॉलेज में एडमिशन भी अच्छे हो रहे हैं, बट समय लगेगा। ठीक है। प्रमोद राणा जी, आपके पास आऊँगी क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन फरीदाबाद के, और यहाँ पर इंडस्ट्री को लेकर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। किस तरह का सरकार की तरफ से जो रुझान है, जो मदद है वो मिल रही है, एटमॉस्फेयर मिल रहा है, और किस तरह की ज़रूरत आपको लगती है जिस पर काम करने की ज़रूरत है? देखो, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे बिज़नेस को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि हरियाणा सरकार तो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि फरीदाबाद तो एक तरह से एशिया के मैनचेस्टर में एक ऐसा हब था कि पूरा एशिया इसको जानता था, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप देख रहेंगे आजकल यूपी में योगी जी बहुत ज़्यादा उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर हरियाणा में भी इस तरह से किया जाए, बेसिकली क्या है, उद्योग तभी आएगा जब बिजनेसमैन को काम करने में आसानी होगी। सबको पता है लाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडें, ये 3-4 सी चीज़ें हर सरकार को पता है, पर आज भी अगर मैं IMT की बात करूं तो IMT के अंदर फैक्ट्री वाले सितंबर से बिजली का कनेक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हैं, पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है HSIDC के पास कि उनको नए कनेक्शन दिए जाए। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी कि एक कंपनी तैयार बैठी हुई है कनेक्शन लेने के लिए और उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा। मतलब ऑलरेडी जितने भी वहाँ पे फीडर हैं, टोटल 6 फीडर थे, जिसमें से सारे ओवरलोडेड हैं। तो मतलब IMT का नाम ही एक है कि इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउन, और उसमें अगर ये एक नॉर्मल सी बिजली ही नहीं मिलेगी तो कैसे उद्योग आगे चलेंगे। सेकेंडली क्या है कि मानना है या एक्सपीरियंस है, जितना पॉलिसीज़ को इजी बनाया जाएगा उतना ही बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे ध्यान दे पाएगा और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी मान लो एक बिजनेसमैन को काम करने के लिए जी फायर की पॉलिसी NOC चाहिए, पोल्यूशन की NOC चाहिए, ये NOC वो NOC, सो मैनी। जब हम एक तरह से एक पोर्टल पर रजिस्टर हैं, GST पे रजिस्टर हो गए, तो इसके बाद सरकार का काम है कि वो अपने सारे डिपार्टमेंटों से बात करे और वो हमें फैसिलेट करे, ना कि हम उनके दरवाजे पे जा जाके कि आज भाई ये फायर की NOC दे दो, आज ये NOC दे दो। और सेकेंडली क्या है कि दोहरे मापदंड ना अपनाए जाएं। दोहरे मापदंड से मेरा मतलब ये है कि एक इंडस्ट्री वाला तभी इंडस्ट्री लगा सकता है या उसको ऑक्यूपेशन मिलेगा जब उसके पास फायर की NOC होगी। IMT का ही मैं बात करूंगा, हमने लगातार प्रयास के बाद 10 साल के बाद IMT के अंदर फायर स्टेशन वर्किंग में आया है। तो आप ये देखो, एक इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री नहीं लगा सकता बिना NOC के, और 10 साल से इतना बड़ा हब जिसमें इतनी सारे करोड़ों की लागत लगी हुई है, वहाँ एक फायर स्टेशन तक भी हमारे पास अगर नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, तभी जाके उद्योग और रोज़गार बढ़ेगा। एक बिजनेसमैन को मतलब अपने बिजनेस पे ध्यान दे ना कि बाकी की फॉर्मेलिटीज़ में वो लगा रहे। ठीक है राज जी, अब देखिए
स्किल इंडिया की बात होती है, ना सिर्फ प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी यही बात कहती है कि स्किल्स होनी चाहिए युवाओं में। अगर हम स्किल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बात फिर सरकारी नौकरी वालों की भी आती है, क्योंकि अक्सर जब भी सवाल पूछा जाता है सरकार के प्रतिनिधियों से, खासकर कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमारे यूथ में स्किल्स नहीं है और शायद यही एक वजह है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। कुछ इस तरह के जवाब उनसे सुनने को मिलते हैं। और वही दूसरी तरफ आपकी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम कर रही है, तो उसमें इस तरफ किस तरह से सरकार की तरफ से क्या जोर दिया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, जो कि जो यूथ है जिसको लेकर अक्सर सवाल उठाया जाता है कि वो स्किल नहीं है, तो किस तरह से स्किल कराने को लेकर जागरूक किया जा रहा है? क्या अलग से कुछ कह सकते हैं कि क्या फोर्सफुली और सरकार की तरफ से अलग से कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं? एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो सभी को समझना चाहिए। दुनिया की इकॉनमी बदल रही है और दुनिया की इकॉनमी में ऑटोमेशन और इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी का उदय बहुत ही फास्ट तरीके से हो रहा है, जिसका प्रभाव काम करने के तौर तरीक़ों पे पड़ रहा है, जिसका प्रभाव उद्योग में पड़ रहा है। उद्योग के ऊपर आज प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी हो गया है, तभी जाके वो एफिशिएंटली कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं और तभी जाके वो एक अच्छा प्रोडक्ट अपने मार्केट में, लोकल मार्केट में और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सेल कर सकते हैं। और उस सब को करने के लिए आज एक स्किल्ड वर्कफोर्स की उनको आवश्यकता है। हरियाणा सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया 2016 में, जो कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की, और इस विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सरकार पूरे 3 फेजेस के प्रोजेक्ट्स में करेगी, जिसमें लगभग 450 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पहले फेज़ में है और अब तक सरकार ने लगभग 350 करोड़ इसमें इन्वेस्ट कर चुकी है। और इसका परिणाम क्या है कि हाई एंड क्वालिटी की मशीन्स, हाई एंड क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई एंड क्वालिटी की टेक्निक जो इस विश्वविद्यालय के अंदर लागी गई है। दूसरी ओर से उद्योग को इस विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने का प्रयास पिछले 4 साल में लगातार किया जा रहा है। यानी आज की दृष्टि में उद्योग के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकता उभर रही है और उस आवश्यकता के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वविद्यालय में लग रहा है, ये दोनों स्तर में दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि जो बच्चे आज विश्वविद्यालय में आ रहे हैं उन्हें नई तकनीक के साथ जोड़ा जा रहा है, उन्हें वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल में जोड़ा जा रहा है, और तीसरा उसी उद्योग के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट टैलेंट बन के चले जाते हैं। आपको मैं उद्योग, हमारे विश्वविद्यालय में पिछले 3 वर्षों में जो प्लेसमेंट का डेटा है वो लगभग 65% बच्चे ऐसे हैं जो जैसे ही उनकी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट हो जाती हैं 65% बच्चे उद्योग में एम्प्लॉय हो जाते हैं। और इसमें 80% उद्योग वो होता है जिनके साथ हमारे MOUs हैं, जिनके साथ वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल में हम प्रोग्राम चलाते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी, जो अभी आपने बजट देखा होगा, जो सरकार ने बजट अनाउंस किया है, उसमें इस साल सरकार ने 250 करोड़ का बजट प्लान किया है फॉर 2 लाख यंगस्टर्स इन द स्टेट। ये एक बहुत बड़ा अपने में एक अनाउंसमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और साथ ही में उन्होंने ये घोषणा की कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल सेंटर है ये हरियाणा के अंदर विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के अंदर खुलेंगे। यानी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ब्लॉकचेन, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के सेंटर्स हम लोग विश्वविद्यालय के अंदर खोलेंगे। तो ये भी अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस प्रकार के टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हमें बहुत कम देश के आसपास देखने को मिलते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो सरकार ने अभी बजट में घोषणा की है, वह है कौशल मित्र फेलोशिप प्रोग्राम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें हर साल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 1000 बच्चों को, जो ग्रेजुएट्स होंगे, उन्हें 1 साल की इंटर्नशिप विश्वविद्यालय एक फेलोशिप के रूप में देगी, जिसमें ये 1000 बच्चे, प्रति डिस्ट्रिक्ट 50 बच्चे, यानी पूरे 22 के 22 जिलों में 1000 बच्चे स्प्रेड आउट करेंगे और ब्लॉक लेवल पर ये बच्चे काम करेंगे कौशल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी ये बच्चे जो होंगे ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे, लोकल इंडस्ट्री की नीड्स को समझेंगे, मोबिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, और लोकल रिक्वायरमेंट्स को एग्रीगेट करके यूनिवर्सिटी लेवल पर उनके ऊपर किस प्रकार से काम करना है उसके ऊपर काम करेंगे। सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा भी इस बजट में की है कि 200 करोड़ का जो वेंचर कैपिटल का फंड है, यानी ये जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वो हरियाणा के अंदर बनेंगे और इसमें
प्रमुख रूप से जो भागीदारी होगी वो महिलाओं की होगी, क्योंकि महिलाओं को स्टार्टअप्स की ओर अग्रसर कराना ये सरकार की नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो घोषणा सरकार ने की है स्किल के रिलेटेड, वह है 6ठी क्लास से, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है कि 6ठी क्लास से स्किल को इम्प्लीमेंट करना है। सरकार के इस बजट में भी ये घोषणा आई है कि 6ठी से 8वीं क्लास अक्रॉस हरियाणा स्कूल्स में कौशल की शिक्षा दी जाएगी। और जो श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने स्किल स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ 2021 में चालू किया है, उसके सक्सेस को देखते हुए सरकार ने ये घोषणा की है कि 50 स्किल स्कूल विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के तर्ज पर ही हरियाणा के अंदर खुलेंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रभावी जो योजनाएं हैं जो सरकार समय समय पर लाती आई है, स्किल यूनिवर्सिटी को खड़ा किया, मिशन को खड़ा किया, और अब इस प्रकार की प्रभावी योजनाओं को लेके आ रही है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जो वर्ष है 2023-24, ये युवाओं का वर्ष है, ये कौशल का वर्ष है, ये एम्प्लॉयबिलिटी का वर्ष है, ये उद्योग का वर्ष है। ठीक है अमित जी, अभी आप कई तरह की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने आना कम कर दिया है या फिर उतनी जितनी उम्मीद थी उस मात्रा में जो है बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सुना है कि जेबी नॉलेज पार्क में एडमिशन्स उम्मीद से ज़्यादा हुए हैं। जी, हमारे यहाँ एडमिशन्स काफ़ी अच्छे हुए हैं पिछले साल, और हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारा रेवेन्यू हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैसिलिटीज़ पे, हॉस्टल्स पे, एकेडमिक्स पे खर्चते हैं। तो जब भी बच्चा आता है हमारे कैंपस को देखता है कि फुल एयर कंडीशन कैंपस है, ऑनलाइन ऐप भी हमारी बड़ी अच्छी बन के आई थी कोविड में, और हॉस्टल की फैसिलिटी है, टीचर्स देखता है, सब कुछ देखता है, तो और फीस बहुत नॉमिनल है। तो वो जब कंपैरिजन देखता है बच्चा, तो इसलिए हमारे यहाँ आता है। हालांकि हम इतना दूर हैं, अभी हमारे वहाँ की रोड भी अभी बननी बाकी है, फिर भी बच्चा हमारे यहाँ आना पसंद करता है। बट थोड़ा सा मैं यही चाहूँगा कि हम एक हायर एजुकेशन दे रहे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, तो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। थोड़ा बहुत कई बार वहाँ से भी परेशानियाँ आ जाती हैं। जैसे कि अभी एक मतलब बहुत मेजर हमें परेशानी लास्ट ईयर आई थी। हमारे यहाँ कोर्सेज़ हैं BCA और एक MCA हो गया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। इसके लिए टीचर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होगा वो पढ़ाएगा, और जो BC है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गया। उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी कहती है नहीं, आप PhD टीचर लाओ। अब खुद सोचिए, मास्टर कोर्स के लिए तो आपको PhD चाहिए नहीं, पर अंडर ग्रेजुएट के लिए PhD चाहिए। तो ऐसी समस्याओं का थोड़ा सा हमें निवारण अगर कर दे यूनिवर्सिटीज़ हमारे लिए, तो और ज़्यादा हम एडमिशन ला सकते हैं। ठीक है प्रमोद जी, अब IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से किस तरह की ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इस सेक्टर में जो कि आप सरकार के सामने रखना चाहेंगे कि इस सेक्टर में इस तरह के काम करने की ज़रूरत है? देखो, हेलो मंत्री जी बैठे हैं, ये हमारे साथ हर समय ही रहते हैं, तो ऑलरेडी ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जो सरकार को नहीं पता, जो हमारे मंत्री जी को नहीं पता। तो ऑलरेडी समस्याएं आती भी रहती हैं, ठीक भी होती रहती हैं। सरकार और जो ऊपर के लेवल हैं मंत्री जी, इनके सबकी मतलब सोच यही है कि व्यापार को बढ़ाया जाए। पर कई बार क्या होती है कि कुछ चीज़ इंटर डिपार्टमेंट में फंस जाती है। मतलब जब 2 डिपार्टमेंटों में बात आती है तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम वहाँ पे काफ़ी परेशान होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया जो फायर स्टेशन को चलाने का मुद्दा था, ऐसा नहीं था कि सरकार ने तो उस पर करीब 4.5 करोड़ रुपए लगा के 2 साल पहले लगा दिए, पर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को हैंडओवर में 3 साल लगा दिए। उसमें क्या था, वो फायर डिपार्टमेंट उसको हैंडओवर लेने के लिए रेडी नहीं था, HSIDC उसको देने के लिए ही मतलब फॉर्मेलिटी करने के लिए रेडी नहीं था। तो जो इंटरनल 2 डिपार्टमेंटों के जो बीच का गैप है, तो मंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ वो डिपार्टमेंटों की लड़ाई या जो गैप है वो किसी तरह कम किया जाए, ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो बेनिफिट है, वो धरातल तक और ठीक से पहुँच पाए। ठीक है राज जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि जाहिर है कि कौशल को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसके साथ ही अगर हम रोज़गार की बात करें तो इसके ज़रिए कितनी उम्मीद की जा सकती है कि जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं, सीख कर निकलते हैं, स्किल्ड होकर निकलते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या इस चीज़ को लेकर कुछ श्योरिटी है कि उन बच्चों को बाहर जॉब मिलेगा ही मिलेगा, रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा?
एक बहुत महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट उद्योग के स्तर पे हो रही है, अगर आप हरियाणा के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखें और जो चेंजेस हरियाणा ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी लाई, और जिस प्रकार के नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स और सेक्टर्स हरियाणा के अंदर बन रहे हैं, जो नई इमर्जिंग फील्ड्स में हरियाणा ने जिस प्रकार की सब्सिडी और ग्रांट्स दिए हुए हैं, उसका जो परिणाम ये है कि बहुत सारे क्षेत्रों में नए उद्योग लग रहे हैं। चाहे वो फुटवेयर पार्क कहीं पे लग रही है, चाहे खरखोदा में मारुति एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, चाहे हीरो या इस तरह की JBM जैसी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। जो इमर्जिंग एरियाज़ हैं, उन इमर्जिंग एरियाज़ में सरकार ने जो उद्योग की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में इस प्रकार के संशोधन लाए हैं और इस प्रकार की जो ग्रांट्स लाई हैं, सब्सिडीज़ लाई हैं, जो उद्योग को प्रेरित करती हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर करें। और उसका परिणाम हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे 5-7 बेल्ट्स के अंदर इस समय बहुत सारे उद्योग लगने वाले हैं। हमने ये भी देखा है कि जितनी इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर पिछले 3-4 वर्षों में उद्योग लगाने की आई है, ये भी अपने में एक बहुत बड़ा संकेत है कि हरियाणा के अंदर उद्योग की ग्रोथ हो रही है। तो ये माने कि जो बच्चे बाहर पढ़कर निकलेंगे उन्हें हरियाणा से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हर एक विश्वविद्यालय, हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज उद्योग की मांग के अनुसार बच्चों के अंदर उस प्रकार की प्रतिभा और उस प्रकार के कौशल को डेवलप करे, जिस प्रकार की योजनाएं सरकार शिक्षा के अंदर, कौशल के अंदर ला रही है, उसको धरातल पर उतारने में सारे विश्वविद्यालय, सारे स्कूल, सारे इंस्टीट्यूशंस अपना काम करें। मुझे लगता है हरियाणा के युवाओं को हरियाणा से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वोकल फॉर लोकल के लेवल पर भी जो बहुत सारी जो सरकार की ओर से जो योजनाएं सरकार लेके आई हुई है, उसमें भी लोकल लेवल पर एक जो बच्चे हैं वो अपना कौशल लेने के बाद लोकल लेवल पर अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए, आज स्टार्टअप्स के अंदर अगर भारत के अंदर गिनती की जाए, 80,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, उसमें से आपको 25-30% स्टार्टअप तो हरियाणा के अंदर ही मिलेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप यूनिकॉर्न्स को देखेंगे, उसमें से आपको 20-22% यूनिकॉर्न्स तो हरियाणा में रजिस्टर्ड आपको मिलेंगे। तो अगर हरियाणा अपनी इस प्रतिभा को उठाने का प्रयास पुनः करेगा, और अगर हरियाणा के अंदर ये जो कौशल के प्रति इस साल भी बजट में सरकार ने अनाउंसमेंट्स की हैं, अगर इसको धरातल पर हर एक विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज अपने स्तर पर सही तरीके से उतारने में प्रयास करेगा, मुझे लगता है हरियाणा के युवाओं को हरियाणा से बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु साथ साथ में हरियाणा में ओवरसीज प्लेसमेंट्स के ऊपर बल दिया जा रहा है, ट्रांस रीजन्स के ऊपर बल दिया जा रहा है कि हमारे बच्चे अगर और अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर या और अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब करने जाएं, उसकी भी एक प्रणाली सरकार ने खड़ी की है। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए। देखिए, हमने यहाँ पर बात की है स्किल्ड इंडिया को लेकर, हमने बात की स्किल्ड हरियाणा को लेकर, हमने बात की इंडस्ट्रीज सेक्टर को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बातचीत में ये भी सामने आता है कि किस तरह की कमियां अभी भी हैं और किन पर काम करने की जरूरत है। चर्चा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर रावल एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद। हेल्थ पार्टनर एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी फरीदाबाद। एग्रीकल्चर पार्टनर एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड फरीदाबाद। इंडस्ट्री पार्टनर IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद। इंडस्ट्री पार्टनर अल्फा अभिरुचि ग्रुप फरीदाबाद और FCI फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। पार्टनर JB नॉलेज पार्क फरीदाबाद। सरूरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन। प्रिंट पार्टनर आज समाज। डिजिटल पार्टनर indianewshariana.com। वेन्यू पार्टनर मिलन वाटिका सेक्टर 11 फरीदाबाद।